तो गाइस फेज 4 की आखिरी मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर अब हमारे सामने है और ये मूवी मेरी फेज 4 की तीसरी सबसे फेवरेट मूवी है स्पाइडरमैन नो वे होम और सैंग-ची के बाद। और हर मार्वल मूवीज की तरह ये मूवी भी पैक्ड है कई सारे क्रेजी डिटेल्स, रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स हैं। इसलिए गाइस वकांडा फॉरएवर की कुछ अमेजिंग बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और लगे हाथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, तो जैसा कि तचाला का रोल प्ले करने वाले एक्टर चैडविक बोसमैन अब हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए मार्वल ने उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए इस मूवी के इंट्रो में सिर्फ तचाला की ही फुटेजेस को दिखाया है। और मार्वल ने इस इंट्रो को पहली बार इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि इससे पहले उन्होंने डिज्नी प्लस पर अवेलेबल फर्स्ट ब्लैक पैंथर मूवी के ओरिजिनल इंट्रो को इस नए इंट्रो से रिप्लेस कर दिया था अपने चैडविक बोसमैन के डेथ के बाद। मार्वल ने ऐसे ही सिमिलर वे में स्टैनली को भी ट्रिब्यूट दिया था कैप्टन मार्वल मूवी में। नंबर 2, मूवी की ओपनिंग होती है शूरी को अपने ब्रदर के लिए प्रे करते हुए दिखाकर। वो कहती है कि बास्ट, समय खत्म हो रहा है, प्लीज मुझे मेरे भाई को ठीक करने दीजिए, मैं फिर कभी आपके अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाऊंगी। तो यहाँ पर वो पैंथर गॉडेस बास्ट को मेंशन करती है। बास्ट वही है जिसने तचाला के पूर्वज बाशिंगा को हर्ट शेप्ड हर्ट का रास्ता दिखाया था, जो कि बने थे पहले ब्लैक पैंथर। और बास्ट को थॉर लव एंड थंडर मूवी में भी ब्रीफ मोमेंट के लिए दिखाया गया है ओमनीपोटेंट सिटी में। नंबर 3, तचाला के फ्यूनरल के टाइम वहाँ उसके कॉफिन के साइड में वही शील्ड और स्पीयर रखी होती है जिनको तचाला ने इस्तेमाल किया था फर्स्ट ब्लैक पैंथर मूवी में वकांडा के किंग बनने की सेरेमोनियल फाइट के दौरान। और शूरी ब्लैक पैंथर का जो हेलमेट अपने साथ लाती है वो तचाला का सिविल वार वाले सूट का हेलमेट है, क्योंकि फिर ब्लैक पैंथर मूवी से वो नेकलेस में फिट होने वाला सूट ही पहनने लगा था। नंबर 4, तचाला के कॉफिन को जब हवा में उठाया जाता है तब बैकग्राउंड में एंसेस्ट्रल प्लेन का थीम म्यूजिक चल रहा होता है, जो कि सिग्निफाई करता है कि तचाला अब अपने पूर्वजों के पास जा रहा है, यानी कि वही एंसेस्ट्रल प्लेन वाली जगह पर। नंबर 5, मूवी में एंटमैन का भी रेफरेंस है। यस, एक टीवी न्यूज पर यह इस बैनर पर न्यूज चल रही होती है कि स्कॉट लैंग की अपनी ऑटोबायोग्राफी लुक आउट फॉर द लिटिल गाय के लिए टूर जारी है। तो हाँ, अपने स्कॉटी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसके लिए उसको टूर करते हुए भी दिखाया गया है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया के ट्रेलर में। इससे पहले मिस मार्वल से भी रिवील हुआ था कि एंटमैन ने कुछ पॉडकास्ट किए हैं बिग मी लिटिल मी नाम से, यानी कि अपने स्कॉटी भैया ने ढिंडोरा पीट रखा है। और इसी से अब ये भी समझ आता है कि आखिर आम पब्लिक को अवेंजर्स एंड गेम में हुई लड़ाई के बारे में कुछ ज्यादा ही कैसे पता है, जैसे कि कैप्टन मार्वल का भी लड़ाई में शामिल होना वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीजें अपने स्कॉट लैंग ने रिवील की है। नंबर 6, और एक टीवी न्यूज पर जिसमें क्वीन रमोंडा की डेथ के बारे में बताया जा रहा था, उस न्यूज के बैनर पर न्यू एसगार्ड का रेफरेंस दिया गया है। नंबर 7, मूवी के एंड में तचाला के बेटे को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि तचाला के बेटे को मूवी में काफी पहले ही दिखाया गया था। यस, शूरी जब मिसिंग थी तब उसकी मॉम रमोंडा नाकिया के पास हेल्प मांगने जब जाती है तो वहाँ पर रमोंडा से पहले तचाला का बेटा ही मिलता है और उसने ही रमोंडा को नाकिया के पास छोड़ा था। नंबर 8, एक सीन में शूरी ओकोए से कहती है तो हम कब निकल रहे हैं ताकि मैं अपने फेवरेट कॉलोनाइजर से मिल सकूं। तो कॉलोनाइजर निकनेम शूरी ने एवरेट रॉस को दिया था फर्स्ट ब्लैक पैंथर मूवी में। नंबर 9, मूवी के एंड में एवरेट रॉस को जिस कार से ले जाया जा रहा था उस कार की लाइसेंस प्लेट का नंबर था CB112976, जो कि रेफरेंस है चैडविक बोसमैन का, क्योंकि ये नंबर्स उनकी बर्थ डेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले ये CB चैडविक बोसमैन के लिए, फिर 11 साल की 11th मंथ नवंबर के लिए, फिर 29 डेट एंड ईयर के 76। नंबर 10, मूवी में नई नवेली इंट्रोड्यूस्ड हुई कैरेक्टर रिरी विलियम को अपने बनाए हुए प्रोटोटाइप सूट से उड़ते हुए जब दिखाया जाता है तब उसका वो फ्लाइट सीन डायरेक्ट कॉलबैक है अपने आयरन मैन के फर्स्ट फ्लाइट वाले सीन का, क्योंकि कई सारे सीन्स मिरर करते हैं। दोनों ही एक्साइटमेंट से उड़ान भरते हैं, बहुत ऊपर तक उड़ते हुए जाते हैं और सूट में एक लिमिटेशन होने की वजह से गिरते हैं। रिरी विलियम के सूट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और अपने टोनी का सूट फ्रीज हुआ था। और हाँ, रिरी विलियम का सुपर हीरो नाम आयरन हर्ट है, इसलिए उसका फर्स्ट प्रॉपर सूट भी हर्ट शेप ही दिखाया गया है। नंबर 11, सभी डोरा मिलाजे की वॉरियर्स में सिर्फ ओकोये ही है जिसका नेकलेस और शोल्डर पैड्स गोल्डन कलर के हैं, क्योंकि ये डोरा मिलाजे की वॉरियर्स में उसका रैंक रिप्रेजेंट करता है कि वो जनरल है, यानी कि थी। क्योंकि जैसा कि अब क्वीन रमोंडा ने उसकी जनरल वाली पोजीशन छीन ली है, इसलिए वो गोल्डन नेकलेस वगैरह पहने हुए दिखती है आयो, यानी कि अब न्यू जनरल वो है।
नंबर 12, शूरी एक ब्रांड न्यू एक्सोसूट बनाती है जिसको वो नाम देती है मिडनाइट एंजल्स, जिसको ओकोए और अनिका मूवी के फाइनल बैटल में इस्तेमाल करते हैं। तो ये मिडनाइट एंजल्स सूट कॉमिक्स का रेफरेंस है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में मिडनाइट एंजल्स डोरा मिलाजे वॉरियर्स की ही एक सब डिविजन ब्रांच है बेस्ट वॉरियर्स की। और अब कॉमिक्स की तरह मूवी में भी डोरा मिलाजे की 2 बेस्ट वॉरियर्स बनी पहली मिडनाइट एंजल्स। और मिडनाइट एंजल्स का ये लुक भी काफी कॉमिक एक्यूरेट भी है। और आपके लिए एक छोटा सा क्विज, मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि इससे पहले आयो को मार्वल की किस मूवी या टीवी शो में दिखाया गया था। लैब में शूरी रिरी विलियम्स से ठीक उसी तरह से हैंडशेक करती है जिस तरह से वो अपने ब्रदर तचाला के साथ करती थी। नंबर 14, मूवी में अंबाकू की एंट्री होती है तंबाकू खाते हुए, गाजर खाते हुए, जो कि एक कॉलबैक है पहली ब्लैक पैंथर मूवी में उसने मारे हुए वेजिटेरियन वाले जोक का। One more word and I will feed you to my children. I'm kidding, we are vegetarians. तो हाँ, उसने प्रूव कर दिया वो वेजिटेरियन ही है। नंबर 15, रिरी विलियम शूरी से जब पूछती है कि उसने ये सब साइंटिफिक चीजें किससे सीखी, तब शूरी बताती है कि उसके भाई ने सिखाया, यानी कि अपना तचाला भी साइंटिफिक चीजों में एक्सपर्ट था, जो कि एक रेफरेंस भी है कॉमिक्स का, क्योंकि कॉमिक्स में भी तचाला एक सुपर साइंटिस्ट था। बट अनफॉर्चुनेटली उस चीज को एमसीयू में ज्यादा एक्सप्लोर करते हुए नहीं दिखाया गया है। नंबर 16, मूवी में दिखाया जाता है कि शूरी हार्ट शेप्ड हर्ब को फिर से बनाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि पहली ब्लैक पैंथर मूवी में किलमोंगर ने उन प्लांट्स को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है शूरी हार्ट शेप्ड हर्ब को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है। ये चीज मार्वल ने बहुत ही पहले ही रिवील कर दी थी अपनी वकांडा फाइल्स के बुक के जरिए, जिसके बारे में मैंने भी बताया था 2 साल पहले ही, जिसके बारे में अगर आपको और भी जानना हो तो बाद में आप मेरी इस वाली वीडियो को भी देख लेना। नंबर 17, क्वीन रमोंडा गवर्नमेंट से कहती है कि उसने सुना है कि तुम लोग अपनी सभाओं में क्या कहते हो कि वकांडा का किंग और प्रोटेक्टर अब नहीं रहा, यही सही समय है उन पर वार करने का। और ये बात रमोंडा को इसलिए पता है क्योंकि वकांडा के वॉर डॉग्स यानी कि जासूस हर जगह फैले हुए हैं, जो कि हर जगह की खबरें वकांडा तक पहुंचाते हैं। वकांडा के वॉर डॉग्स कहाँ फैले हुए हैं उसके बारे में भी अच्छे से मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बताया है। नंबर 18, अब थोड़ी नेमोर की बात कर लेते हैं। नेमोर यानी कि जब अपनी स्टोरी शूरी को बता रहा होता है तब वो मेंशन करता है कि वो एक म्यूटेंट है। कॉमिक्स में भी नेमोर एक म्यूटेंट ही था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसको मार्वल यूनिवर्स का फर्स्ट म्यूटेंट भी कहा जाता है। एक्चुअली वो मार्वल कॉमिक्स में पब्लिश होने वाला फर्स्ट म्यूटेंट है, नहीं तो ऐसे टाइमलाइन के हिसाब से ओल्डेस्ट म्यूटेंट अपोकलिप्स और सेलिन है। और अगर एमसीयू की बात करें तो एमसीयू में भी नेमोर अब वो पहला ही शख्स है जिसको म्यूटेंट कहा गया है। नहीं तो इससे पहले मिस मार्वल सीरीज के एंड में सिर्फ हिंट दिया गया था कि कमाला की पावर्स के पीछे सीक्रेट उसका एक म्यूटेंट होना हो सकता है। यानी कि अभी तक एमसीयू में ऐसे प्रॉपरली किसी को म्यूटेंट वर्ड से डिक्लेयर नहीं किया गया है। इसलिए ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर भी एमसीयू की वो पहली ही मूवी है जिसमें म्यूटेंट इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया है डिज्नी और फॉक्स की डील के बाद। और तो और मूवी में नेमोर की ओरिजिनल कॉमिक वाली ओरिजिन को भी चेंज किया गया है, क्योंकि उसकी कॉमिक वाली ओरिजिन बहुत ही सिमिलर है अपने एक्वामैन से। जैसे कि वो एक एटलांटियन होता है और उसकी मॉम जो कि ऑब्वियसली एक एटलांटियन ही थी, उसको एक शिप के कैप्टन से प्यार हो जाता है जो कि एक ह्यूमन होते हैं, और फिर उनसे नेमोर का जन्म होता है। मतलब कि उसकी ओरिजिन काफी सिमिलर ही है एक्वामैन से। इसलिए मार्वल ने सिमिलरिटीज अवॉइड करने के लिए मूवी में नेमोर की ओरिजिन ही चेंज कर दी, जो कि एकदम बेस्ट सूट भी करती है। नंबर 19, मूवी के एंड में शूरी नाकिया से मिलने हाइटी जब जाती है तब वहाँ पर नाकिया के हाउस का नंबर दिखाया जाता है जो कि होता है 1804। तो ये साल रेफरेंस है हाइटी के लोगों के लिए, क्योंकि 1 जनवरी 1804 में हाइटी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था फ्रेंच कॉलोनियल रूल से। नंबर 20, तचाला के बेटे का जन्म भी हाइटी में ही हुआ था, इसलिए उसका लीगल नाम हाइटी के जनरल टूजेंट लुवरेचर, जो कि हाइटियन रिवोल्यूशनरी वॉर के प्रोमिनेंट लीडर भी थे, उनके ऊपर रखा गया है, टूसैन। नंबर 21, एक सीन में एवरेट रॉस कहता है कि CIA की कोई नई बॉस आई है, और फिर रिवील होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी ही एक्स वाइफ है, और वो और कोई नहीं बल्कि वो वैल है, जिसने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जॉन वॉकर को US एजेंट बनाया था और ब्लैक विडो मूवी के क्रेडिट्स में अपीयर होकर एलेना विलोबा को अपने हॉकाई के पीछे जाने के लिए उकसाया था। दरअसल वो एक एंटी हीरोज की एक टीम बना रही है अवेंजर्स की तरह, जो कि कहलाएगी थंडरबोल्ट्स और काम करेगी गवर्नमेंट के लिए, जिसके मेंबर्स ये लोग होंगे। और वो थंडरबोल्ट मूवी फेज 5 की है, जिसकी फिलहाल तो रिलीज डेट है जुलाई 26, 2024। नंबर 22,
क्वीन रमोंडा के बाद अब वकांडा का नया लीडर अम्बाकू है। यस, सही सुना आपने। मूवी के एंड में नेमोर के साथ सुलह वगैरह होने के बाद वकांडा के किंग बनने की सेरेमोनी वाली जगह को जब दिखाया जाता है तब वहाँ पर मुझे लगा कि जेट से अब शुरू उतरेगी, बट सरप्राइजिंगली जेट से अम्बाकू निकलता है और थ्रोन के लिए चैलेंज भी करता है, जिससे कि हिंट मिलता है कि अब वकांडा का नया किंग अम्बाकू है। और ऐसा इसलिए क्योंकि शायद शूरी को क्वीन बनने की इच्छा नहीं थी। उससे बेटर उसे लगा होगा कि वो सिर्फ ब्लैक पैंथर बन के वकांडा को प्रोटेक्ट करे और अपनी लैब में साइंस गिरी करके टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस करे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने मिला हो तो यार प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और ऐसी इंटरेस्टिंग डिटेल्स वाली और भी वीडियोस आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।